इसको लेकर के पुष्परंजन जी के पास भी आएंगे। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रूस और यूक्रेन के बीच, इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, इसके पीछे क्या है, यही समझने की कोशिश। और साथ में बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक हम कह रहे हैं कि अभी तक जिस वक्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि दिन के भारतीय समय के अनुसार 1:10 दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी तरह का अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, कोई युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है। कौन कहां बम गिरा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तमाम चीजें युद्ध की शुरुआत से पहले जो होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी की निशानी है जिसको पूरी दुनिया में एक ढंग से दिखाया जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच, जो यूक्रेन और रूस के बीच जो है, इसके बीच कौन है, इसके बीच क्या नाटो है, और ये नाटो क्या है, आइए समझ लेते हैं। नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1949 में बनाया गया था। आपको पता है कि 1939 से लेकर के 1945 यानी 1939 से लेकर के 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार, हिटलर, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, हिटलर। और इसके बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाकों से सेनाओं को, अपने सेनाओं को हटाने से इनकार कर दिया था। 1948 में रूस ने यानी सोवियत संघ ने बर्लिन को यानी जर्मनी को घेर लिया था। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए 1949 में 1949 में नाटो की शुरुआत करवाई। तब नाटो बना, जब नाटो बना तब इसके 12 सदस्य देश थे, जिनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन था, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क, ये तमाम 12 देश शामिल थे। नाटो, आज नाटो जो है इसमें 30 देश शामिल हैं। नाटो एक सैन्य संगठन है, सैन्य गठबंधन है, संगठन कह सकते हैं, या सैन्य गठबंधन का इतने जो देश हैं सब एक दूसरे के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सेनाओं को भेज सकते हैं, एक दूसरे देशों की संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो रहती हैं वो है। और इसका मकसद ये भी है कि साझा सुरक्षा नीति पर काम करें। अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी सदस्य देश आगे आ जाएंगे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ 2 सुपर पावर बन चुके थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया। और मैं इस वक्त जब आपसे यह कार्यक्रम कर रहा हूं तो मैं गवाह हूं, 25 दिसंबर 1991 को मैं रूस की राजधानी मॉस्को में था। मेरा लंबा समय वहां गुजरा है और उस पूरे मंजर को मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए इस तस्वीर को आपके सामने अपनी आंखों से, अपनी जुबान से आप तक पहुंचा रहा हूं। और टूटने के बाद, सोवियत संघ के टूटने के बाद सोवियत संघ के 15 हिस्से हो गए, 15 नए राष्ट्र, नया देश बन गया। और ये देश थे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो हमारे बिल्कुल पास में है, जहां की राजधानी आप जानते हैं ताशकंद है। तो ये, और यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है। तो कीव और रूस के बीच, कीव और मॉस्को कहें यानी राजधानी टू राजधानी, या रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सोवियत संघ के बिखरने के बाद से दुनिया में अमेरिका का ही एकमात्र सुपर पावर के रूप में कहें तो उसका वर्चस्व रहा। अमेरिका का वर्चस्व रहा क्योंकि सोवियत संघ 15 हिस्सों में बंट चुका था। अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो अपना दायरा बढ़ाता चला गया, जबकि सोवियत संघ से टूटकर अलग बने हुए देश नाटो के सदस्य देश बनते चले गए। 2004 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो में शामिल हो गया। 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी, जो अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में मैं बोल रहा था, नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन दोनों देश सदस्य नहीं बन पाए। पुतिन की नाटो पर आपत्ति जो है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन की जो आपत्ति है वो क्या है, वो ये है कि नाटो अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़ दे। और पिछले साल दिसंबर में, 21 दिसंबर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, या 12 दिसंबर की बात है शायद, व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हमने साफ कह दिया है कि पूरब में नाटो का विस्तार मंजूर नहीं है।
अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइलों के साथ खड़ा है, और अगर कनाडा या मैक्सिको की सीमा पर मिसाइलें तैनात कर दी जाएं तो अमेरिका को कैसा लगेगा? क्योंकि कनाडा और इधर पीछे मैक्सिको, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यानी नॉर्थ और साउथ को अगर देखें अमेरिका का, तो नॉर्थ में कनाडा और साउथ में मैक्सिको, इन दोनों सीमाओं पर अगर दूसरे देश की मिसाइलें तैनात कर दी जाएं तो कैसा लगेगा अमेरिका को? यही सवाल कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन, यही सवाल कर रहा था रूस। तो रूस की सीमा से सटे हुए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और तुर्की नाटो के सदस्य हैं। अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाता है, नाटो से जुड़ जाता है, तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा, और उसे यानी रूस को यह मंजूर नहीं है। पुतिन का तर्क एक ये भी है कि अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो भविष्य में नाटो की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर मिनटों में आ जाएंगी, जो रूस के लिए बड़ी चुनौती है। यह सबसे बड़ी चुनौती। एक बात और इसमें है, दो तीन बातें यहां और भी हैं, और सीधे पुष्परंजन जी आपके पास आऊंगा। पहला, जो दक्षिणी पार्ट है, अगर मैप को देखें तो जो यूक्रेन का दक्षिणी पार्ट है, नीचे का पार्ट, वो काला सागर है, ब्लैक सी। और इस काला सागर में अमेरिका की पूरी नजर, नाटो की पूरी नजर इस काला सागर के उसी पार्ट पर है जहां ये अपने बेड़ों को, यानी कि अपनी मिसाइलों को खड़ी करना चाहते हैं, और ये करने देना नहीं चाहता है रूस। रूस चाहता है, और रूस जो धमकी दे रहा है, और रूस ने जो कहा कि कनाडा और इधर मैक्सिको में हम अपनी सेनाएं भेज दें तो अमेरिका को कैसा लगेगा, वही यहां पर रूस कह रहा है कि आपने लातिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन तमाम, मोल्दोविया, इन सबको आपने तो नाटो का सदस्य बना लिया, तुर्की भी सदस्य है, लेकिन अब यूक्रेन को सदस्य बनाएंगे, जॉर्जिया को सदस्य बनाएंगे, तो फिर चारों तरफ से नाटो हमें घेर लेगा, यानी रूस को घेर लेगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट की जो असली वजह है वो यही है कि नाटो का सदस्य देश यूक्रेन न बने। लेकिन यूक्रेन क्या रूस से इतर जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल, और इसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है, यह उससे भी बड़ा सवाल। रूस और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट एक, मतलब दुनिया में शांति बनी रहे इस आधार पे तो चर्चा के लिए बहुत वाजिब है, लेकिन उसके साथ साथ उसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है। जैसे अभी हमारे साथी दीपक पासपोर्ट जी कह रहे थे कि रूस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी बहुत पर्सनली जानता हूं, बहुत स्टूडेंट्स, जिसमें से 245 लोगों का खेमा आ चुका है, लेकिन बहुत लोग वहां काम कर रहे हैं, बहुत लोग वहां शादी करके बस भी गए, अपना घर बसा लिया, सब कुछ किया। वही हाल रूस का भी है, जो भारत के साथ में, रूस और भारत के बीच में, और यूक्रेन और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छा है, सामरिक संबंध भी बहुत अच्छा है। लेकिन इन संबंधों के बीच में अगर रूस और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत किस खेमे में रहेगा? क्या यहां नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता याद आएगी भारत को? यह बड़ा सवाल। और इन्हीं सवालों के साथ एक बार फिर